बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टूडेंट, जिस तरह के हमने सेल थ्योरी को स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम डिस्कवरी ऑफ सेल्स और हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमने अपनी पिछले टॉपिक्स में डिस्कस किया है जो हमारी डिफरेंट साइंटिस्ट का रोल था। उस रोल को हमने जो है वो डिस्कस किया। अब हम उसको अपनी इस हिस्ट्री को आगे लेके चलते हैं और जिसमें हमने अब डिस्कस करना है कि जो हमारे पास बाकाया जो साइंटिस्ट हैं उनका क्या रोल था। हम अब स्टार्ट करते हैं शेरिडन एंड शेवान थ्योरी या शेवान एंड शेरिडन थ्योरी। ये दो साइंटिस्ट थे अलग अलग, एक इसमें बॉटनिस्ट था, एक इनमें जोलॉजिस्ट था। तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो साइंटिस्ट हैं, शेवान की अगर बात करें हम तो इसका पूरा नाम थियोडर शेवान था, एक जोलॉजिस्ट था। ठीक है, एक जर्मन जोलॉजिस्ट जो था। ये शेवान की अगर बात करें हम, ये जो शेवान है हमारे पास, इसकी हम बात करते हैं। ये हमारे पास क्या था, जोलॉजिस्ट। ठीक है, 1839 में इसने काम किया। और दूसरा जो हमारे पास है इसकी हम बात कर रहे हैं शेरिडन, ये हमारे पास बॉटनिस्ट था, इसने 1838 में काम किया। अब हम इसको भी देख लेते हैं कि ये जो ज़ूलॉजिस्ट हैं, ये जो ज़ूलॉजी को स्टडी करते हैं, जो हमारे पास क्या है अबाउट एनिमल्स, और ये जो है हमारे पास ये बॉटनी को स्टडी करने वाले हैं जो क्या है प्लांट स्टडीज। ये दो साइंटिस्ट थे, एक शेरिडन एंड शेवान 1838 और 1839 में। इन दोनों ने बच्चे एक थ्योरी पेश की जिसको सेल थ्योरी का नाम दे दिया गया। इन्होंने मिलके ठीक है एक थ्योरी पेश की शेरिडन और शेवान ने, जिसको हमने क्या कहा है सेल थ्योरी कहा है। अब इन्होंने सेल थ्योरी पेश कर दी और सेल थ्योरी में इन्होंने बताया कि सेल जो है ये खाली एम्प्टी स्पेसेस नहीं है, बल्कि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ चीजें हैं। इन्होंने कहा कि सेल कंटेन 3 एलिमेंट्स। जो सेल हैं, इसने कहा कि सेल्स में कितने हैं, कम अज कम 3 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, या हमारे पास 3 जो है इसमें इसके पार्ट्स कह लें, जो भी कह लें। किस तरह से इन्होंने कहा, इधर हम एक सेल जो है वो ड्रा कर लेते हैं जो शेरिडन शेवान के मुताबिक ये इन्होंने एक बात कही कि हमारे पास क्या है, एक आउटर मेम्ब्रेन है जिसको इन्होंने नाम दिया सेल मेम्ब्रेन का। एक आउटर मेम्ब्रेन थी जिस आउटर मेम्ब्रेन को नाम दिया गया किसका बच्चे, सेल मेम्ब्रेन का। फिर इन्होंने कहा कि इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म भी है जो कि क्या था बेटे, फ्लूइड। ठीक है, फिर इन्होंने कहा एक इसके अंदर क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस है जो कि इसका सेंट्रल रीजन है। अब हम देखते हैं कि इनका जो सेल था वो क्या था। ये सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन जिसको हमने कहा कि ये क्या है, इट्स ए सेल मेम्ब्रेन। ये हमारे पास क्या है बच्चे, साइटोप्लाज्म, और ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस। ये 3 चीजें बच्चे इन्होंने डिस्क्राइब की, बताई कि सेल के अंदर ये 3 चीजें पाई जाती हैं। असल में तो बच्चे इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, लेकिन जूं हमारी माइक्रोस्कोप जो है वो एडवांस होती गई, जो हमारा जो है ये लेवल जो है या सेल की डिस्कवरी जो है वो ज्यादा से ज्यादा होती गई। तो हमने कहा बच्चे देखें इसमें हमारे पास क्या है कि 3 चीजें इन्होंने कहा, सेल थ्योरी इन्होंने पेश की। इनके जो बात की थी उन्होंने उसको सेल थ्योरी का नाम दे दिया गया। और सेल थ्योरी में इन्होंने बताया कि सेल कंटेन्स 3 थिंग्स या 3 फीचर्स, जिसमें क्या क्या होना चाहिए। एक इन्होंने कहा कि सबसे बाहर वाली जो है आउटर मेम्ब्रेन होनी चाहिए। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि इसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है। इस फ्लूइड को इन्होंने साइटोप्लाज्म का नाम दे दिया। और साइटोप्लाज्म के सेंट्रल रीजन में एक डेंस मटेरियल पाया जाता है जिसको इन्होंने कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, इसको इन्होंने न्यूक्लियस का नाम दे दिया।
ठीक हो गया। ये श्लीडन और शेवान की सेल थ्योरी है, जिसको सेल थ्योरी भी कहा जाता है। एक इसमें बॉटनिस्ट था, एक इसमें बच्चे हमारे पास क्या था ज़ूलॉजिस्ट था। अब हमारे पास इससे आगे अगर हम चलते हैं तो रोडोल्फ विर्चू है हमारे पास 1855 में। अब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास एक और साइंटिस्ट जो है वो नजर आता है हमें, रोडोल्फ विर्चू। विर्चूज 1855 जो हमारे पास बच्चे रोडोल्फ विर्चू है 1855 में, इसके बारे में हम कहते हैं कि रोडोल्फ विर्चू ने क्या काम किया। हम असल में ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास बच्चे रोडोल्फ विर्चू है, इसने एक बड़ा सेलियंट फीचर या इम्पोर्टेंट बात की, और इसने कहा एक बड़ी, हम बात पढ़ते हैं ओमिनस सेलुला ई सेलुला। इसकी जो थ्योरी का मेन फीचर था वो ये था कि ओमिनस सेलुला ए सेलुला मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक सेल है, ठीक है, हम उसमें ये बात कहते हैं कि वो सेल पहले से मौजूद किसी सेल से मिलके बना है। हमारे पास पहले कुछ सेल था, वो सेल डिवाइड हुआ है, हम कहते हैं कि न्यू सेल फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। इसमें हमने जो ओमिनस सेलुला ए सेलुला का जिक्र किया है, इसमें हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास बच्चे क्या है कि हमारे पास जो एक नया सेल फॉर्मेशन, न्यू सेल फॉर्मेशन और डिवीजन, इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास न्यू सेल्स फॉर्मेशन, जो हमारे पास न्यू सेल फॉर्मेशन है और डिवीजन, या इसमें डिवीजन हो, ठीक है, किससे होगी न्यू सेल फॉर्मेशन और डिवीजन, किससे, ऑलरेडी प्रेजेंट जो है हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट सेल्स आर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास ये चीजें जो हैं मिलके बनी हैं, किससे मिलके बनी हैं कि हमारे पास पहले से सेल अगर मौजूद है तो नया हमारे पास सेल बनेगा, ठीक है। अगर पहले से मौजूद सेल नहीं है तो फिर हमारे पास बच्चे नया सेल जो है वो भी बिल्कुल नहीं बनेगा। ये फीचर था किसका बच्चे, ये फीचर था इसका जो हमारे पास है, ये वाली रोडोल्फ विर्चू ने बात की। और इससे एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो हमें बात मिलती है कि इससे रिजेक्ट कर दिया गया, रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ ए बायोजेनेसिस, ठीक है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, ये जो थ्योरी हमारे पास बात करती है ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस का मतलब ये था कि लिविंग थिंग्स अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग, कि हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं और ये लिविंग थिंग्स कहाँ से अराइज हुई, नॉन लिविंग थिंग से, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसने ये आइडिया जो था, इसकी थ्योरी जब आई ओमिनस सेलुला ए सेलुला, जिसका मतलब ये था कि सेल्स फॉर्म्ड आर डिराइव्ड, ठीक है, कि नए सेल जो बन रहे हैं या जो नए सेल डिवाइड हो रहे हैं वो पहले से मौजूद सेल से मिलके बनते हैं। तो इससे फिर ये जो आइडिया था ए बायोजेनेसिस का, ये क्या हो गया, ये रिजेक्ट हो गया। इससे पहले ये आइडिया था कि लिविंग थिंग्स अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, कि जो नई बनने वाली चीजें हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स से अराइज हुई है, मिलके बनी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने ये कहा कि अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि ए बायोजेनेसिस नॉट सर्वाइव, कोई चांस नहीं है कि ए बायोजेनेसिस सर्वाइव करे। क्यों? क्योंकि इसने कहा ओमिनस सेलुला सेलुलर न्यू सेल्स फॉर्मेशन फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो नए सेल बन रहे हैं उसके लिए जरूरी है कि पहले से सेल मौजूद हों। तो ये हमारा रोडोल्फ विर्चू जो है 1855 में इसने थ्योरी दी और इसने बता दिया कि हमारे पास ये जो है नए सेल जो फॉर्मेशन है वो पुराने सेल से ही होगी और ए बायोजेनेसिस बिल्कुल गलत साबित हो गई। इसके बाद हमारे पास लुईस पास्चर आया 1862 में, और जिसने रोडोल्फ विर्चू के आइडिया को ही इसने तकवीत बख्शी और इसी के आइडिया को आगे बढ़ाया। लुईस पास्चर की बात करते हैं हम। अब हम बात करते हैं किसकी, लुईस पास्चर 1862
है या कितना, हाँ जी 1862 में, 1862 में हमारे पास एक साइंटिस्ट और आया, लुईस पास्चर, और इसी ने आइडिया को, ठीक है, ये जो रोडोल्फ विर्चू है, इसी के आइडिया को इसने बढ़ाया। हम कहते हैं कि जो रोडोल्फ विर्चू है, इसी को इसने एक्सप्लेन किया, और एक्सप्लेन किस तरह से किया, इसने एक एग्जांपल दी किसकी, बैक्टीरिया की। अब जब इसने बैक्टीरिया की एग्जांपल दी और इससे ये बावर कराया, ये साबित करवाया कि जिस तरह हम बात करते हैं कि हमारे पास बच्चे बैक्टीरिया हैं, तो बैक्टीरिया में होती है बाइनरी फिशन। इन बैक्टीरिया में क्या होती है बच्चे, हम कहते हैं कि हमारे पास इन बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन है। बाइनरी फिशन क्या है कि हमारे पास पहले एक बैक्टीरिया है, ठीक है, हम इसमें इधर अगर इसकी डायग्राम बनाएं, ये हमारे पास क्या है, इट्स ए बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया क्या है, आगे सिंपल दो बैक्टीरिया में डिवाइड हो रहा है, इट्स ए बाइनरी फिशन। ये हमारे पास क्या है, बाइनरी फिशन है। लेकिन हम इसमें फिर एक बात जो है वो हमें जो मिलती है, वो बात हमारे पास क्या है, वो बात ये है कि जिस तरह ओमिनस सेलुला में बताया गया कि सेल्स डिवाइड आर फॉर्म्ड, न्यू सेल्स डिवाइड आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यही वजह थी। ये हमारे पास पेरेंटल बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया आगे दो डॉटर बैक्टीरिया में डिवाइड हो गया। ये इस बात को साबित करती है कि नए बनने वाले जो सेल हैं या नए बनने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो किस तरह से बने हैं, पहले से मौजूद सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। इसने फिर रोडोल्फ विर्चू का आइडिया को जो है वो मजीद बढ़ाया कि अगर हमारे पास पहले से कोई सेल है तो नई सेल फॉर्मेशन होगी, अगर पहले से हमारे पास कोई सेल नहीं है तो हमारे पास जो है नए सेल की फॉर्मेशन वो बिल्कुल भी नहीं होगी। फिर हमारे पास आ गया बेटा एक और अगस्त वाइजमैन साइंटिस्ट था 1880 में। फिर हमारे पास एक और साइंटिस्ट था अगस्त वाइजमैन। तो अगस्त वाइजमैन की भी हम बात करते हैं कि इसने क्या कहा। अगस्त वाइजमैन 1880 में असल में इसने जो बेसिक सिमिलैरिटीज हैं उसको बेसिक सिमिलैरिटीज आर मेटाबॉलिज्म्स, हम कहते हैं कि इसने जो हमारे पास आया है, ये जो साइंटिस्ट आया है अगस्त वाइजमैन 1880 में, इसने जो बेसिक सिमिलरिटीज हैं सेल के अंदर, जो सेल के अंदर पाई जाने वाली दूसरी चीजें हैं और उसका जो मेटाबॉलिज्म है उसके बारे में इसने कुछ हमें इंस्ट्रक्शंस दी, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेल इज नॉट ओनली द स्ट्रक्चर बट आल्सो द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस थ्योरी से हमें बात पता चलती है कि जिस तरह हमने सेल को डिफाइन किया था और बताया था कि सेल क्या है, असल में बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। हमने सेल के बारे में बात की थी, वो हमें अब यहाँ पे जब हमने ये सारा इसको समराइज करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि सेल असल में एक इकाई है, एक बेसिक यूनिट है जिससे मिलके सारे के सारे ऑर्गेनिज्म बनते हैं, कोई ऑर्गेनेली बनती है। जिस तरह बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, इसी तरह जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे पास वो क्या हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे पास बच्चे असल में वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे पास क्या हैं सेल्स हैं। तो सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे है कि इसमें सारे के सारे जितनी एक ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर है सारी की सारी चीजें वो इसके अंदर प्रेजेंट है। और फंक्शनल यूनिट कैसे है कि ये अकेला अगर एक सेल है तो वो भी अपनी लाइफ गुजार रहा है, जिस तरह के यूनिसेलुलर सेल हैं वो अपने सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। इसी तरह फिर हम कह सकते हैं कि सेल जो है हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो ये हमारे बच्चे हिस्ट्री ऑफ सेल थी, या सेल थ्योरी में, या डिस्कवरी ऑफ सेल, कुछ भी कह लें इसे, या रोल ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट इन डिस्कवरी ऑफ सेल। तो ये हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट का काम था सेल थ्योरी के अंदर, या डिस्कवरी ऑफ सेल, या हिस्ट्री ऑफ सेल में। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने टॉपिक में इसके फीचर्स को या सेल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।